पहले गुफ्कार अलायंस बनाया, ठीक, और उसकी धज्जियां उड़ाई साबका चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने। बीजेपी ने जो दफा 370 तोड़ा, तो ये तो खत्म हो चुका था। 44 अमेंडमेंटें इसकी हो चुकी थी। ये तो कांग्रेस बेवकूफ बना रही है लोगों को। गठबंधन में तो आप भी थे ना 2014 में, उस समय क्या मखीर था उस कुर्सी पे? देखिए अब करेला आ गया मुंह में। जो लेकिन लोग यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं? महबूबा मुफ्ती क्यों पंचायत में चुनाव लड़ेगी? हमें डिग्रेड किया गया, हमसे रियासत पंचायत छीनी है। गई। ये पंचायत ही है ना, जहाँ वजीर आजम होता था, जहाँ सदर रियासत। सारा मसला कुर्सी का है। पंचायत के साथ क्यों लड़ेगी? मैंने सारा मसला कुर्सी का है। यहाँ पे वो जीत जाती, मुख्यमंत्री बन जाती। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है ना। देखिए मुख्यमंत्री क्यों बनेगी उस रियासत? मुख्यमंत्री और सरपंच में फर्क है। डोडा ईस्ट का अगला विधायक कौन? ये सर्वे कर रहे थे हम, और पीडीपी की तरफ के प्रत्याशी जो है मंसूर अहमद बट इस समय हमें रास्ते में मिले हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। मंसूर साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप इलाके में राउंड कर रहे हैं, क्या मांग है इलाके की? देखिए, जहाँ तक इलाके का ताल्लुक है, मैं बेहस्ते नुमाइंदा इस कॉन्स्टिट्यूंसी का अभी इसका दौरा कर रहा हूँ, इलाके को जान रहा हूँ, इलाके के लोगों से मिल रहा हूँ, इलाके की जो मुश्किलात है वो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। जब तक मैं पूरे इलाके को नहीं देख पाता हूँ तब तक मैं क्या बता सकता हूँ। अभी सर्वे हो रही है, इंशाल्लाह जब मैं अगली दफ़ा आपसे मिलूँगा तो ज़रूर इसका जवाब दूंगा। लेकिन बट साहब, एक सर्वे हम भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, माहौल बहुत गर्म है। बाकी अगर मैं सीटों की बात करूं, उससे ज्यादा माहौल गर्म तो यहाँ पर है 52 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आपको लगता है आपके सामने तो इतने दिग्गज नेता हैं, खालिद नजीब सरवर्दी, अब्दुल मजीद वानी, गजे सिंह राणा, शेख रियाज, और सबसे अहम बात है आप ही के वहां के महराज मलिक। क्या लगता है टफ कंपटीशन कौन है? देखिए, इनके साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं है। ये मुकाबले से बाहर उसी दिन हुए हैं जिस दिन इन्होंने ग्राइंड अलायंस के नाम पे लोगों को ठगने की कोशिश की। पहले गुफ्कार अलायंस बनाया, ठीक, और उसकी धज्जियां उड़ाई साबका चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने। उसके बाद यहाँ जम्मू प्रोविंस में भी ग्राइंड अलायंस की बात हो रही थी इलेक्शन से पहले, और कांग्रेस जिसने इस रियासत को, इसका जो इल्हाक हुआ था 3 चीज़ों पे, उन 3 चीज़ों को ख़त्म करने के लिए पहली जो चीज़ हमसे छीनी वो वज़ीर आज़म और सदर रियासत। बीजेपी ने जो दफ़ा 370 तोड़ा, तो ये तो ख़त्म हो चुका था। 44 अमेंडमेंटें इसकी हो चुकी थी। ये तो कांग्रेस बेवकूफ़ बना रही है लोगों को। बेशक बीजेपी का एजेंडा था कि हम जब भी इक़्तिदार में आएंगे हम दफ़ा 370 को ख़त्म करेंगे, लेकिन ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है जिन्होंने पहले हमारा सदर छीना, पहले हमारा वज़ीर आज़म छीना, फिर डीसी की पोस्ट छीनी, फिर एसएसपी की पोस्ट छीनी, मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के नौकरी के ऊपर हाथ डाला। तो यहाँ पे डीसी जो पहले होता था जम्मू कश्मीर का कोई लड़का, तो ये बख्शी गुलाम मोहम्मद और मीर सादक, बट साहब उन्होंने इस पे कदम लगाया। सवाल यहाँ पर यह है ना कि देखिए, आज पीडीपी कह रही है कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के साथ ये सब किया, बदसलूकी की है। सवाल ये है कि गठबंधन में तो आप भी थे ना 2014 में, उस समय क्या मखीर था उस कुर्सी पे? देखिए, अब करेला आ गया मुंह में। जो गठबंधन हुआ था, जम्मू प्रोविंस की जो तहजीब है, जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का ताल्लुक है, 80% वहां पे गैर मुस्लिम रहते हैं, और गैर मुस्लिमों ने बीजेपी को समर्थन दिया, 25 सीटें ली। तो हमारे कश्मीर से जो है 28 सीटें पीडीपी को मिली। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो हिंदू मुस्लिम दंगे करवाती या फिर बीजेपी के साथ एकॉर्ड करती, 2 ही रास्ते थे। तो मुफ्ती क्यों करवाने? सुनिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे वो बहुत ही ज़हीन आदमी थे। उन्होंने बड़ी तदब्बर से, सोच से, ये भाजपा के उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी थे, जो आज भी हैं प्रेजेंट में, उनसे बातचीत करके 3 चीज़ों पे बात उन्होंने की कि रियासत में जो इल्हाक हुआ है, उस इल्हाक के साथ जो भी बातें जुड़ी हुई हैं, जैसे दफ़ा 370, 35A,
उसको मद्देनजर रखते हुए हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलेंगे। अगर हुकूमत चलानी है रियासत में, हम रियासत में सिर्फ डेवलपमेंट के बात करेंगे। जब अगली दफा आपकी सरकार आएगी बीजेपी की, फिर आप अपना एजेंडा पूरे कीजिए, जो आपका मैनिफेस्टो कि हम दफा 370 को खत्म करेंगे। लेकिन आज अगर हमने हुकूमत बनानी है, तो अगर आप इस बात पे मुत्फिक हो, तो दोनों पार्टियों ने बाज़ाब्ता लिखत पढ़ा और उसमें लिखा गया कि रियासत में किसी भी चीज के साथ छेड़खानी नहीं की, फिर वो धोखा किया बीजेपी। वो सब हमें पता है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन लोग यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं? महबूबा मुफ्ती क्यों पंचायत में चुनाव लड़ेगी? हमें डिग्रेड किया गया, हमसे रियासत पंचायत है, ये पंचायत ही है ना, जहाँ वजीर आजम होता था, जहाँ सदर रियासत। सारा मसला कुर्सी का है, पंचायत के साथ क्यों लड़ेगी? मैंने सारा मसला कुर्सी का है। देखिए, कुर्सी जो है, कुर्सी बगैर कुर्सी के हुकूमत नहीं चलती। अब यहाँ पे वो जीत जाती, मुख्यमंत्री बन जाती। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है ना। देखिए, मुख्यमंत्री क्यों बनेगी उस रियासत? मुख्यमंत्री और सरपंच में फर्क है। नहीं, मेरे हिसाब तो आज, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उसकी जो पहले यहाँ गवर्नर हुआ करता था, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है ना, फर्क आपको दिख रहा है ना? लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर में फर्क है ना? तो इसी तरह रियासत का जब दर्जा था, ये वो रियासत है जो अंग्रेजों के जमाने भी गुलाम नहीं थी। हिस्ट्री देखे ना आप 1927 का वो कानून देखिए, जब डोगरों पे हमला हो रहा था पंजाब की तरफ से, तो डोगरों ने मांग की महाराजा से कि 35 से बनाया जाए, और 35 से महाराजा ने बनाया, शेख अब्दुल्ला ने नहीं बनाया। बिल्कुल। तो महबूबा मुफ्ती को लड़ना चाहिए था। अगर महबूबा मुफ्ती पार्लियामेंट चुनाव लड़ सकती हैं, तो फिर देखिए विधानसभा चुनाव क्यों नहीं? पार्लियामेंट एक, हमारा जो पार्लियामेंट है वो अलग है, उसका अलग सिस्टम है, वो पूरे मुल्क के निजाम को देखता है। रियासत का जो निजाम है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने वो कागज लेकर महबूबा मुफ्ती नहीं जाएगी और नहीं लड़ेगी वो इलेक्शन, उसके लिए हम काफी हैं। उनकी बेटी लड़ सकती हैं, वो नहीं लड़ सकती? नहीं लड़ेगी वो। उनकी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो लड़ सकती है। वो इसलिए लड़ सकती है कि अभी उनने आगाज किया पॉलिटिक्स में। आप भी मंसूर अहमद भट्ट भी लड़ सकते हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती नहीं लड़ेगी। हमारी जो लीडर है वो इसलिए नहीं लड़ेगी, जब उसने कहा कि मैं पंचायत में इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। जब ये रियासत बनेगी तब महबूबा मुफ्ती लड़ेगी। जब रियासत बनेगी तभी लड़ेंगे, तब तक नहीं लड़ेगी। क्या उम्मीद है? क्या लोगों से बातचीत हो रही है? क्या डिमांड है लोगों की? देखिए, लोग जो है, लोग चाहते हैं वो चेंज, बदलाव। जो पुराने चेहरे जो 15-15, 10 साल से कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्हीं चेहरों को दोहराना, उन्हीं चेहरों को सामने लाना, चाहे वो एनसी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो या बीजेपी हो। ठीक है, तो इन लोगों को न चुनाव वाली की कोई फिक्र है, क्योंकि अगर फिक्र होती तो इस चुनाव वाली में 36,000 मेगावाट बिजली तैयार होती है। कितनी होती है? 36,000। क्या कभी यहाँ के किसी रिप्रेजेंटेटिव, चाहे जेम्स रोडी हो, चाहे खालिद सोहरावर्दी हो, चाहे अब्दुल मजीद वानी हो, चाहे हमारे शक्ति परिहार हो, चाहे हमारे दिलीप परिहार हो, चाहे हमारे सुनील शर्मा हो, क्या उन्होंने कभी एजिटेशन की? क्या बिल लाया असेंबली में कि चुनाव वैली में जो लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, जो लोगों की जमीनें गई, जहाँ पे डैम बने, क्या उनके लिए 50% बिजली फ्री नहीं कर सकती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती थी ना। तो क्या उन्होंने कोई एहतजाज किया, कोई बिल लाया? उनसे पूछिए। तो देखिए, मंसूर अहमद भट्ट पीडीपी की तरफ से प्रत्याशी हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 52 के। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि लोग क्या पीडीपी को समर्थन करेंगे या फिर अब्दुल मजीद वानी, खालिद नजीब सोहरावर्दी, साथ ही साथ महराज मलिक। ये एक बहुत बड़ा नाम उभर के सामने आया है, क्योंकि युवा महराज मलिक के साथ चल रहे हैं, गजे सिंह राणा और शेख रियाज कांग्रेस की तरफ से। बहरहाल जब नतीजा निकलेगा तो ये पता चल जाएगा कि जनता किसे अपना विधायक बनाना चाहती है।